मुंबईतील चालू असलेल्या सिमेंट कॉन्क्रिटायझेशनच्या रस्त्याच्या कामासंदर्भामध्ये विधानसभेत मुंबईतल्या आमदारांनी चर्चा उपस्थित केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी विशेष बैठक माननीय उपमुख्यमंत्री नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब मी स्वतः या उपस्थितीमध्ये मुंबईतल्या आमदारांची त्या ठिकाणी घेतली। खड्डे मुक्त मुंबई हा कार्यक्रम जो तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिला तो स्तुत्य कार्यक्रम आहे। मुंबईमध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते होणं ते पूर्ण होणं याचा अर्थ वेळोवेळी पुन्हा पुन्हा त्याच रस्त्याचं डांबरीकरण करा, तेच खोदानी परत डांबरीकरण करा आणि त्याच कंत्राटदारांना वारंवार कामं देऊन सामान्य नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय होणं या भावना आम्ही त्या ठिकाणी व्यक्त केल्या। आणि या सगळ्या विषयामध्ये सर्व सन्माननीय आमदारांनी आपल्या विभागातील आपल्या रस्त्यातनं त्रस्त होणाऱ्या नागरिकांच्या कामाची आणि नियोजनात प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईची आणि सर्व त्या ठिकाणी असलेल्या युटिलिटीजचं कोऑर्डिनेशन नसणं असे अनन्य प्रश्न उपस्थित केले। त्या सगळ्यातून माननीय नगरविकास मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश दिले, 31 मे पूर्वी लागलं तर जास्तीचं मनुष्यबळ त्या ठिकाणी वापरून आता संपूर्ण उघडलेले रस्ते पूर्ण करावेत। नंबर 2, नव्याने कुठलेही रस्ते आता उघडू नयेत। नंबर 3, याचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्या ठिकाणी एप्रिल महिन्याच्या अंतिम आठवड्यामध्ये पुन्हा एकदा रिव्ह्यूची बैठक घेतली जाईल। नंबर 4, अतिरिक्त त्या ठिकाणी असलेले महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगर गॅस ते युटिलिटीज या सगळ्यांच्या अतिरिक्त आयुक्त बैठका विभागशा घेतील। नंबर 5, प्रत्येक रस्त्याचं शेड्यूल्ड वेळापत्रक तो कंप्लीट किती आणि कधीपर्यंत होईल हे असिस्टंट कमिशनर स्तरावर त्याच्याबद्दलची मिनिट्स केली जातील आणि सगळ्या गोष्टी पूर्ण करताना वेळेवर काम पूर्ण व्हावं म्हणून मी स्वतः सुद्धा त्या बैठकीमध्ये महानगरपालिका आयुक्तांना असं म्हटलं, काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी रस्ता खोदावावी लागेल आणि खोदलेला रस्ता वेळेत पूर्णही करायला लागेल आणि समोर 60 दिवसाचा वेळ असल्यामुळे ही कामं जर महानगरपालिकेला आताच्या कंत्राटदाराकडून करणं वेळेत शक्य नसेल तर आपल्या मिलिटरी इंजिनिअरिंगची सेवा सुद्धा घ्यावी। भारत सरकारच्या डिफेन्सच्या अंतर्गत असलेल्या पुण्यात जे आपल्या मिलिटरी इंजिनिअरिंगची सेवा आहे त्याचाही पाहिजे तर मदत घ्या, पण मुंबईकरांना 31 मे पूर्वी पावसाळ्यापूर्वी हे रस्ते पूर्ण करा अशी मागणी सुद्धा मी केली। सर, मुंबईमध्ये दिसलेला तेव्हा बुलडोझर तेव्हा पॅटर्न आहे तो आता नागपूरमध्ये सुद्धा पाहिलाय। नागपूर दंगलीतील जो फहीम खान होता त्याच्या घरामध्ये सुद्धा अतिकृत बांधकाम बुलडोझर केलं आहे। मात्र आदित्य ठाकरे अशी मागणी करतात की ज्या प्रशांत गोरखकरला आज अटक झालेली आहे त्याच्या घरावरती आणि भगतसिंग कोश्यारी यांच्या घरावरही बुलडोझर करण्याची हिंमत तुम्ही दाखवणार। मुळात मानसिकताच आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाची स्पष्ट होते। नागपूर मधल्या कोणातरी एका खान नावाच्या माणसावर झाली तर अल्पसंख्याक मतांच्या लांगुल चालनासाठी कोर्टवर पण करा, कोश्यारींवर पण करा। दोघांच्या केसेस काय मला माहित नाही, दोघांची घर अधिकृत अनधिकृत आहेत की नाही हे आदित्य ठाकरेंना माहिती नसेल, पण केवळ अल्पसंख्याक लांगुल चालनाचा आदित्य ठाकरेंचा प्रस्ताव आहे तो त्या ठिकाणी त्यांची मनस्थिति दाखवतो। जिस तरीके से बयान आदित्य ठाकरे जी का है उसकी तुलना नागपुर के किसी खान के घर से लेकर भगत सिंह कोश्यारी या कोरटकर जी के घर तक लेके जाना, ये जो तुलना है ये करना यही दिखाता है कि अल्पसंख्याक मतों के तुष्टीकरण के लिए उबाटा सेना और आदित्य ठाकरे किस स्तर तक जा सकते हैं। दोनों की केसेस क्या है उनको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, दोनों के घर अधिकृत अनधिकृत है कि नहीं ये जानकारी लिए बिना ये सिर्फ माइनॉरिटी वोटर्स का अपीसमेंट आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई मुंबई की सड़कों को लेकर, रोड करने को लेकर। कई लोगों का मत एक था, सर्वपक्षीय जो विधायक है खासकर मुंबई के उनका एक मत। आज की बैठक में क्या कुछ मुंबई शहर में और उपनगर में चलने वाले सीमेंट कॉन्क्रिटाइजेशन रस्ते के प्रयोग को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा में सदन में चर्चा हुई। सम्मान्य अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर बैठक बुलाई। जो बैठक आज हुई उसमें नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे जी भी थे, मैं भी था, सभी दल के विधायक थे। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2-3 सालों में सीमेंट कॉन्क्रीटाइज करके मुंबई को पॉटहोल्स फ्री करना, ये निर्णय जो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब लिया हुआ निर्णय, ये उचित और अच्छा निर्णय है। इसके नियोजन में कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी कमजोर पड़े, कंत्राटदारों की रचना में कमजोरी है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। और उस बात को लेकर हर विधायक ने अपने अपने विभाग के प्रश्नों के बारे में और जनता जिस बात से त्रस्त है वो उजागर किए। वहां पर दिखाई पड़ रहा है कहीं पर यूटिलिटीज का कोऑर्डिनेशन नहीं, कहीं पर अथॉरिटीज का कोऑर्डिनेशन नहीं, कहीं पर कॉन्ट्रैक्टर ढिलाई पे काम कर रहा है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर कुछ चीजें तय हुई है जो माननीय मंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष के सम्मति से घोषित की। नंबर 1, 31 मई के पहले सभी सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन के काम पूरे किए जाएंगे। नंबर 2, बचा हुआ कोई भी रोड अभी खोला नहीं जाएगा, वो अगले फेयर सीजन में उसको रिपेयरिंग के लिए लिया जाएगा। नंबर 3, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पर यह जिम्मेदारी कि वो अपने विभाग के आने वाले सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड से यूटिलिटीज की कोऑर्डिनेशन करे और यूटिलिटीज का काम पूरा करे तो रोड का काम पूरा होगा। नंबर 4, जहां पर भी रोड का काम चल रहा है वहां जनता के लिए जानकारी का बोर्ड, ये काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, उसका नंबर और कंप्लीशन, इसकी जानकारी दी जाए। नंबर 5, जिस रास्ते का कंप्लीशन हुआ है काम, उसका ऑडिट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डिक्लेयर किया जाए। नंबर 6, स्थानिक नागरिकों को अपनी यूटिलिटीज, बोले वहां पर पीने की पानी की लाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, महानगर गैस हो, अगर वो रोड करते समय टूटता है तो उसकी जानकारी देने के लिए डेडिकेटेड नंबर दिया जाए। इस प्रकार का पूरा निर्देश दिया गया और अंत में अप्रैल महीने के अंत में इसका रिव्यू मीटिंग भी लिया जाएगा। ये भी उजागर किया जनता मुंबईकर जो है उनको तकलीफ न हो और काम भी ज्यादा हो, ऐसा नियोजन किया जाएगा। मैंने भी एक मांग की है, कहीं पर पीने के पानी के लिए रोड खोलना भी पड़ता है और उसके बारिश के पहले वो काम पूरा करना पड़ता है। 60 दिन का समय आगे देखते हुए अगर महानगर पालिका और उसके अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर काम करने में असमर्थ होंगे तो जैसे मैंने मुंबई के रेलवे के ब्रिज को समय में पूरा करने के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को बुलाया था, वैसे मैंने मांग की आवश्यकता पड़े तो मुंबई के रास्तों पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी मदद ले, लेकिन मुंबई वासियों को तकलीफ से दूर करें। मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर को लेकर खासकर एक मामला सामने आया था, कुछ जायज तो काम कर रहे हैं, जब आप भी उल्लेख कर रहे हैं, खासकर उनपे जिस तरीके दंड लगाना चाहिए, जुर्माना वसूला नहीं वसूला जा रहा है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। जो गलत करेगा उससे दंड वसूला जाना चाहिए और जा भी रहा है। आशीष जी, एक झोपड़पट्ट्यांचा एक प्रश्न है। सर, हिंदुत्ववादी सरकार है और ऐसे में डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर मुंबई महाराष्ट्र में कई जो पुरातत्व मंदिर है वो तोड़े जा रहे हैं, स्वयंभू मंदिर है वो तोड़े जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है और जो हिंदू मंदिर है उसको हाथ लगाए बिना भी डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, ये हमारा कहना है। सर, जो झोपडपट्टी आहे त्या झोपडपट्ट्यामध्ये 1+1 घरं असतात आणि त्या वरच्या मजल्यांना सुद्धा SRA मध्ये घर देण्यात यावी ही प्रामुख्याने मागणी होती। मात्र आता कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की वरच्या घरांना आता देता येणार नाही SRA मध्ये, असं म्हणते असं। मला असं वाटतं की SRA चा कायदा स्वयं स्पष्ट आहे, कुठलाही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेची व्हायबिलिटी ही झाली पाहिजे, कारण राहणाऱ्या घराच्या लोकांना घराबदल्यात घर मिळालं पाहिजे। कोर्टाचा आदेश नक्की अभ्यास करू, पण प्रधानमंत्री आवास योजनेत कोणालाही बेघर ठेवलं जाणार नाही याची चिंता करू, ही सरकारची भूमिका आहे। आणि धारावी हा स्पेशल पर्पज व्हेकल प्रोजेक्ट आहे की ज्यामध्ये अपात्र घरांना सुद्धा घर मिळणार आहे, पण त्या प्रोजेक्टला उभाटा सेनेचा विरोध, म्हणजे मुंबईकर नागरिकांना मुंबईतच घर मिळायला विरोध, हे त्या ठिकाणी मी स्पष्ट करतो। सर, मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात महत्वाचं वक्तव्य आहे, नागपूरमध्ये जी कारवाई होती ती एकतर्फी कारवाई होत असल्याचं म्हणणं आहे। दुसरी महत्वाची गोष्ट, पुराणमधील काही महत्वाचे शब्द जे चादरीमध्ये लिहिली होती, चादर जाण्यात आली असा आरोप ते करताना मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सांगितलं असं कुठलंही नव्हती, ही अफवा होती, त्यांनी आपला चष्मा बदलावा असं इम्तियाज जलील म्हणतात। इम्तियाज जलील एका गटाची बाजू मांडतायत, हे त्या ठिकाणी आता स्पष्ट होत आहे। त्या ठिकाणी येणारा जो संदेश आहे
ईमेल आहे तो परत राज्यातून नाही परदेशातून आलेला आहे। एक विषय तर कारवाई एकतर्फीच होईल, न्यायाची भूमिका घेतं आणि म्हणून न्याय देवतेने डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते आणि म्हणून एकतर्फी कारवाई जर एकतर्फी गटाच्या हिंसाचाराने असेल तर ती योग्यच आहे, हे इम्तियाज जलील यांनी लक्षात घ्यावं। थँक्यू सर। Thank you.